तो आज की वीडियो में ये बताया जाएगा कि जब दो लेंसों को कंबाइन किया जाएगा और दोनों लेंसों के बीच का डिस्टेंस d हो तो उनका इक्विवेलेंस फोकल लेंथ कितना होगा। तो आइए जरा देखते हैं हम लोग इसका इक्विवेलेंस फोकल लेंथ कितना होगा। तो जरा हम इसको रिवाइज कर देते हैं शुरुआत से। तो जब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि जब दो लेंसों को सटा करके रखा जाए तो उनका इक्विवेलेंस फोकल लेंथ कितना होगा। तो उसके लिए हमने फार्मूला देखा गया कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर ये दो लेंस हो तो अगर दो से अधिक लेंस हो तो ऐसे ही 1/f3 ऐसे करते ये रिलेशन आगे बढ़ता चला जाएगा। और पावर के लिए हमने फार्मूला देखा था P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। तो ये फार्मूला हमने देखा कि जब दो लेंसों को सटा करके रखा गया तो उनका इक्विवेलेंस फोकल लेंथ कितना होगा या उनका इक्विवेलेंस पावर कितना होगा। अब हम देखेंगे कि L1 और L2 दो लेंस है। L1 की फोकल लेंथ f1 है और L2 की फोकल लेंथ f2 है और इन दोनों लेंसों को एक दूसरे से d डिस्टेंस पर रखा गया तब इनकी इक्विवेलेंस फोकल लेंथ कितनी होगी हमें कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं कि ये L1 लेंस है और एक पैरेलल रे L1 से H1 हाइट पर आकर के मीट कर रही है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो अनंत पर है। अनंत से आने वाली पैरेलल रे है ना, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस पर आएगी और प्रिंसिपल एक्सिस पर आने वाली रे सीधे पार कर जाएगी और दूसरी रे जो पैरेलल आ रही है और L1 से H1 हाइट पर टकरा रही है और फिर L1 से रिफ्रैक्शन के बाद ये रे सीधे निकलती जाएगी और जाते जाते इस L2 लेंस से H2 हाइट पर मीट करेगी। अब देखिए अगर ये H2 लेंस नहीं सॉरी या यदि ये L2 लेंस नहीं होता तो ये रे सीधे आते 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 I' पर आकर के मीट करती। इस तरह से अगर सिर्फ L1 लेंस होता तो ये आने वाली जो पैरेलल रे है वो I' पर जा करके मीट करती। इस तरह से ये जो I' है यह L1 के लिए इमेज का काम करेगा। बट हम देखते हैं कि जब ये रे आने वाली ये जो रे है इस L2 लेंस से H2 हाइट पर मीट कर रही है तो L2 लेंस से भी रिफ्रैक्शन होगा और L2 लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद फाइनल इमेज जा करके I पर बन रही है। तो थोड़ा सा इसको हम और अच्छा से समझ ले कि ये अनंत पर एक वस्तु है और अनंत से आने वाली रे पैरेलल होती है और ये पैरेलल रे जब L1 लेंस से टकरा रही है और सिर्फ L1 अगर ये लेंस होता तो इमेज आकर के कहाँ पर बनता I' पर बनता। इस तरह से हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु अनंत पर हो तो उसकी प्रतिबिंब फोकस पर बनेगी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो इमेज डिस्टेंस होगा यानी L1 लेंस के लिए इस इमेज डिस्टेंस को जो लिया गया है ये इस L1 लेंस की फोकल लेंथ के इक्वल होगी क्योंकि अगर वस्तु अनंत पर हो इनफाइनाइट पे हो तो उसका इमेज है ना फोकस पर बनता है। फिर देखते हैं कि इस L2 लेंस से भी रिफ्रैक्शन होगा और फाइनल इमेज अब आकर के बनेगी I पर। अब डेविएशन के बारे में सोचते हैं कि L1 लेंस और L2 लेंस से डेविएशन कैसे होगा देखते हैं। L1 लेंस के लिए लाइट का ये इनिशियल डायरेक्शन हो गया और ये लाइट का फाइनल डायरेक्शन हो गया। इस तरह से L1 लेंस में जो डेविएशन होगा वह ये एंगल होगा, इसको हमने डेल 1 मान लिया है। फिर अब देखते हैं इस L2 लेंस में। L2 लेंस में लाइट सीधे ऐसे निकल जाती है यानी कि लाइट का ये इनिशियल डायरेक्शन हुआ। बट L2 लेंस से लाइट रिफ्रैक्शन हुआ और लाइट जो है रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे निकल रहा है। इसका मतलब इस L2 लेंस के लिए लाइट का ये इनिशियल डायरेक्शन हो गया और लाइट का ये फाइनल डायरेक्शन हो गया। तो लाइट की इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन के बीच के इस कोण को हम क्या कहेंगे है ना एंगल ऑफ डेविएशन। बट ये एंगल ऑफ डेविएशन जो Δ2 होगा वो L2 लेंस के लिए होगा। अब देखते हैं ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल है तो अगर ये एंगल Δ2 होगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा Δ2 हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे ये जो इनिशियल डायरेक्शन है लाइट का है ना इसको हम इसी डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ाएं और फाइनली ये जो लाइट का डायरेक्शन इसको पीछे की ओर ले आए तो दोनों आकर के इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। अब देखते हैं इस पॉइंट का हम नाम ले लेते हैं ए बी सी, इसका नाम हम ले लेते हैं डी। ये डी पॉइंट पर हमने मान लिया कि ये दोनों रे यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रतीत हो रही है।
अब देखिए, यदि यहाँ पर एक लेंस L को हमने अगर सपोज कर लिया, ये जैसे ये डॉटेड डॉटेड लाइन है, यहाँ पर हमने एक लेंस को सपोज कर लिया जिसका फोकल लेंथ f हो, तो क्या होगा, अगर ये लेंस L1 और ये L2 लेंस नहीं होता, ये जो लाइट AB है वह L1 से ना टकरा कर इस एंड से E पॉइंट पर टकराती, और टकराने के बाद ये लाइट ऐसे आती और आकर के I पर ये इमेज बनता। इस तरह से हमने देखा क्या कि L1 और L2 दोनों मिल करके अनंत पर वस्तु है उसका I पर इमेज बना रहा। अगर ये L1 L2 नहीं होता, सिर्फ अगर लेंस L भी होता तो भी ये लाइट D पर आती और फाइनल इमेज कहाँ पर बनता, I पर बनता। इस तरह से हमने देखा क्या, जरा आप लोग भी अच्छे से समझ लें कि L1 और L2 मिल करके जितना काम कर रहा है उतना अकेले लेंस L काम कर रहा है। इस लेंस को हम इक्विवेलेंस लेंस कहेंगे और इसे लेंस L की जो फोकल लेंथ होगी इसको इक्विवेलेंस फोकल लेंथ कहेंगे। अब इसी इक्विवेलेंस फोकल लेंथ को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेंस L1 के लिए, फॉर लेंस L1, फॉर लेंस L1। अब इस L1 लेंस के लिए हम लोग देखते क्या है कि किसी भी लेंस से जो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है डेल इक्वल टू होता है h/f। ये भी हमें याद रखने वाली बात है। अब हमें देखते हैं फॉर लेंस L1 के लिए हमारा ये जो डेल 1 हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ये h1 अपॉन, अब L1 की जो फोकल लेंथ है उसको हमने f1 माना है, तो डेल 1 इक्वल टू हो जाएगा h1 अपॉन f1। अब लेंस L2 के लिए, फॉर लेंस L2, इस L2 लेंस के लिए अगर यहाँ पे डेविएशन एंगल को डेल 2 लें तो यहाँ पे डेल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h2 अपॉन, अब इस L2 लेंस का फोकल लेंथ को हमने माना है f2, h2 अपॉन हो जाएगा f2। और इस लेंस L के लिए अगर डेविएशन डेल हो, फॉर इक्विवेलेंस लेंस L, अब इस इक्विवेलेंस लेंस L के लिए अगर एंगल ऑफ डेविएशन डेल हो तो ये डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखते हैं, ये लाइन तो पैरेलल आ रही है यहाँ तक, अगर ये हाइट h1 है तो ये भी हाइट हो जाएगा h1, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा h1 अपॉन, अब इस L लेंस की फोकल लेंथ यानी इक्विवेलेंस फोकल लेंथ है उसको हमने माना है f। अब देखते हैं ट्रायंगल है ना BCD में, इन ट्रायंगल BCD। अब इस ट्रायंगल BCD में हमने देखा क्या कि जो डेल है ये एक्सटर्नल एंगल है और डेल 1 और डेल 2 दो अपोजिट इंटरनल एंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल दोनों अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होगा, तो यहाँ से डेल इक्वल टू हो जाएगा डेल 1 प्लस डेल 2। अब आगे कैलकुलेट कर ले तो डेल की जगह हम लिखेंगे क्या चीज, h1 अपॉन f, यहाँ f इक्विवेलेंस फोकल लेंथ है और यही हमारा आगे रिजल्ट है देने वाला, और डेल 1 की जगह हम क्या लिखेंगे h1 अपॉन f1, और डेल 2 की जगह हम लिखेंगे h2 अपॉन f2, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, h2 का वैल्यू h1 के टर्म में निकाल कर पुट कर देंगे तो सारा h1 कॉमन होकर के कट जाएगा। तो आगे देखते हैं कैसे होगा। तो अगर हम जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ट्रायंगल P1 और I डैश अकॉर्डिंग टू फिगर क्या बता रहा है, ट्रायंगल P1 और I डैश सिमिलर टू CP2 I डैश। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे
कि दोनों के हाइट का रेशियो इक्वल टू दोनों के बेस का रेशियो। तो पहले हम इसका हाइट लेते हैं, तो ये हाइट आ जाएगा हमारा h2 अपॉन ये हाइट अगर हम ले लें ये हो जाएगा h1। तो जब हमने पहले इसका ले लिया हाइट पहले हमने लिए, तो पहले इसका बेस भी लेंगे, तो इसका बेस हमारा हो जाएगा P2i अपॉन यहाँ से लेकर के अब यहाँ तक इसका बेस क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा P1i। फिर आगे हम कैलकुलेट करेंगे h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू, अब P2i ये लेंथ हमें निकालना है। तो ये लेंथ कैसे निकलेगा, ये लेंथ निकालने के लिए हम इस पूरे डिस्टेंस में से जितना डिस्टेंस को घटा ले ये डिस्टेंस निकल जाएगा, यानी कि P1i में से हम P1 P2 को माइनस कर लेंगे। तो जो ये जो P2i लिखा हुआ है इसके जगह हमने लिख लिया P1i माइनस ये डिस्टेंस हो जाएगा P1 P2 अपॉन ये P1i अपने जगह पर रह गया P1i। अब इसमें साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, तो साइन कन्वेंशन में जितना डिस्टेंस है सारा है ना ये आपतित किरण की दिशा में है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, इस तरह से ये सबका सब वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो P1i का वैल्यू हो जाएगा प्लस P1 से लेकर के i के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये f1 है, तो प्लस f1 माइनस P1 से लेकर के P2 का डिस्टेंस है, इसको हमने लिया है d अपॉन फिर P1 से लेकर के i के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये हो गया f1। तो इस तरीका से यहाँ से h2 का जो वैल्यू हो जाएगा वह अब h1 इधर डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा h1 f1 माइनस d अपॉन f1। इस प्रकार से हमने h2 का वैल्यू निकाल लिया। अब h2 का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे क्या, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ h2 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट करें हम लोग h1 अपॉन f इक्वल टू h1 अपॉन f1 प्लस अब h2 के जगह हम लिख देंगे h1 f1 माइनस d अपॉन एक f2 पहले से भाग में है और एक f1 और भी भाग में आ जाएगा यहाँ से। अब हम करेंगे क्या कि h वाले टर्म को अब हम कॉमन लेकर के घटा देंगे। तो h1 यहाँ भी h1 यहाँ भी h1 यहाँ भी है, कॉमन लेकर के जब हट जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन f इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन f1, ये तो h1 कॉमन होकर के हट गया। अब यहाँ पर हो जाएगा ये f1 माइनस d अपॉन f2 इंटू f1। इस टर्म को अगर आगे हम ले जाए तो 1 अपॉन हो जाएगा f1 प्लस f1 अपॉन f2 इंटू f1 माइनस d अपॉन f2 इंटू f1। यहाँ पर ये f1 से f1 कैंसिल हो गया। इस तरह से अगर आगे ले जाए तो 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन f2 माइनस d अपॉन, अगर इसको हम सेट करें ये हो जाएगा f1 इंटू f2। इस तरीका से हमने यहाँ पे इक्विवेलेंस फोकल लेंथ का यानी इक्विवेलेंस फोकल लेंथ जो f है उसका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, है ना। तो ये कंसेप्ट तब लागू होगा जब दो लेंस जिनकी फोकल लेंथ f1 और f2 है दोनों इस डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेटेड हो। जरा इसका आप इक्विवेलेंस अगर पावर में इस फॉर्मूला को अगर अप्लाई करें तो क्या होगा देखते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे क्या
कि यहाँ पर 1/f इक्विवेलेंस जो है इसको अगर पावर में अगर कर दे तो p इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा 1/f1 हो जाएगा, ये p1 प्लस ये 1/f2 क्या हो जाएगा p2 माइनस d, फिर ये 1/f1 p1 हो जाएगा इंटू 1/f2 p2 हो जाएगा। ये जो है ये इक्विवेलेंस पावर के लिए इक्वेशन हो जाएगा। तो याद रखना है ये इक्विवेलेंस फोकल लेंथ के लिए इक्वेशन हो गया, ये इक्विवेलेंस पावर के लिए हो गया। ठीक है, इस पर हम लोग क्वेश्चन लिख करके समझ लें और अच्छा रहेगा। जैसे अगर क्वेश्चन कर दे कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और दोनों 5 सेंटीमीटर से सेपरेटेड रखे गए हैं, तो उनका इक्विवेलेंस फोकल लेंथ कितना होगा। तो याद हमें रखना है कि कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है, तो F1 इक्वल टू हो गया 20 सेंटीमीटर और कॉन्केव की जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है, ये -10 सेंटीमीटर और जो डिस्टेंस d दिया है वो d इक्वल टू दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इक्विवेलेंस फोकल लेंथ के लिए हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। सोल्व करते हैं तो 1/f1 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस और f2 का वैल्यू हो जाएगा -10 माइनस d का वैल्यू हो जाएगा 5 और f1 का वैल्यू फिर यहाँ से हो जाएगा 20 इंटू f2 का वैल्यू फिर यहाँ से हो जाएगा -10, है ना। तो इसको अब हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/20 प्लस इंटू माइनस 1/10 और माइनस इंटू माइनस ये फिर हो जाएगा प्लस 5 ये हो जाएगा 200। हटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 40। अब सबका एलसीएम हम ले लेते हैं 40, तो 20 × 40 माइनस 10 × 40 और ये हो जाएगा +1। कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा 3 - 4/40 यानी कि -1/40। इस तरह से हमने देखा क्या कि 1/f इक्विवेलेंस इक्वल टू -1/40, तो यानी यहाँ से f इक्विवेलेंस इक्वल टू हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दो बात हमें ध्यान देने वाली है कि पहला कि एक f इक्विवेलेंस आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, साथ ही ये वैल्यू निगेटिव में आया। इसका मतलब है कि जब हम एक 20 सेंटीमीटर वाले कॉन्वेक्स और 10 सेंटीमीटर वाले कॉन्केव को 5 सेंटीमीटर सेपरेटेड रखें तो वो जो पूरा जो सिस्टम है वह कॉन्केव लेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि इक्विवेलेंस फोकल लेंथ जो आया निगेटिव। तो अगर ये निगेटिव आ गया इसका मतलब वो कॉन्केव की तरह काम करेगा, लेकिन अगर ये पॉजिटिव आता तो हम सोचते और बताते कि जो पूरा सिस्टम है वह एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो याद रखना है हमें कि अगर इक्विवेलेंस फोकल लेंथ का रिजल्ट माइनस में आ गया तो इसका मतलब है कि वह जो पूरा सिस्टम है वह एक कॉन्केव लेंस की तरह काम करेगा, लेकिन अगर प्लस आ गया तो पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो कॉम्बिनेशन है वह एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ से अगर हमने फोकल लेंथ निकाल दिया तो अब पावर भी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। पावर के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई कर देंगे, तो P इक्वल टू चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो अप्लाई कर देंगे 100/f, तो ये 100/f का वैल्यू आ जाएगा माइनस, यही मीटर में होता है तो 1/f लिखते, सेंटीमीटर में आया है तो 100/f 100/f, तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 और कटा दे तो ये -2.5 डायमीटर